हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती थी। और इसके जरिए हमने जाना था कि स्टार्टिंग में साइकोलॉजी को कहा जाता था आत्मा का अध्ययन, और फिर हमने जाना कि साइकोलॉजी को अब कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। आज उससे आगे ही हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे गोल, एस्पेक्ट और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं मंजीत कौर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में काफी कंफ्यूजन देखी गई है स्टूडेंट्स के बीच। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन है फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा गया है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है और हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है विलियम वुंट को। किन्हें कहा जाता है? विलियम वुंट को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही पहले वह शख्स है, वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को एक फॉर्मल शुरुआत प्रदान की। कैसे की? इन्होंने 1879 में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की लिप्जिंग में, और यह कहाँ पे है? यह है जर्मन में। इन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब की एस्टैब्लिश की और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि इन्हीं से साइकोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड को। किसे कहा जाता है गाइस? फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड को। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारे दो कंफ्यूजन इनमें रहता है कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है। तो ये कंफ्यूजन हमने कर ली है क्लियर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक में सबसे पहले क्या है? गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो हेडिंग डाल लीजिए अपनी अपनी नोटबुक पर, गोल ऑफ साइकोलॉजी। गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहले देखिए साइकोलॉजी के 3 मेजर गोल होते हैं। वह कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो होता है मेजरमेंट। क्या होता है गाइस? सबसे पहले होता है मेजरमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है मापन। तो साइकोलॉजी का फर्स्ट गोल होता है किसी भी चीज को मापना, यह जानना कि बच्चे में क्या है क्या नहीं है, बच्चे को ऑब्जर्व करना, बच्चे के ऊपर टेस्ट करना, उसके अंदर के जो छुपी हुई चीजें उनको निकालना, उनको मापना कि बच्चे में क्या अच्छा है, बच्चे में क्या कमी है, क्या नहीं है। तो इस तरह से मेजरमेंट यानी कि मापने यानी कि असेसमेंट, किसी भी चीज के बारे में मापना, पता लगाना, यह क्या आता है? यह होता है मेजरमेंट के अंदर, और यह है फर्स्ट गोल साइकोलॉजी का। सेकंड गोल क्या हो जाता है? सेकंड गोल हो जाता है यहाँ पर कंट्रोल। और कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं? हम कंट्रोल को हिंदी में कहते हैं नियंत्रण। अब देखिए हमने बच्चे के बारे में पता लगा लिया कि उसमें कोई चीज ज्यादा है या फिर कुछ चीज ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए उसके बिहेवियर में। तो बच्चे के ऐसे चीज को कंट्रोल करने के लिए कि बच्चे में और सुधार हो सके, उसके डेवलपमेंट में कुछ चीजें अड़चन डाल रही हैं, उन चीजों को रोकने के लिए ही साइकोलॉजी का सेकंड गोल होता है कि कैसे कंट्रोल किया जाए सिचुएशन को, कैसे बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर प्रदान किया जाए। कंट्रोल यह हो जाता है हमारा सेकंड कंट्रोल, सेकंड हमारा गोल। और थर्ड गोल यहां पर आता है हमारा प्रिडिक्शन। क्या है? प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रिडिक्शन को हिंदी में कहते हैं भविष्यवाणी। यानी कि देखिए हमने किसी के बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, देखा, पहचाना, और यह भी देखा हमने कैसे चीजें को हम निकाल सकते हैं उसके बिहेवियर से, किस चीज को हमें उसके बिहेवियर से निकालना है या कुछ ऐड करना है। तो इसके लिए हम कुछ चीजों को कंट्रोल करेंगे, कुछ चीजों को ऐड करेंगे, एक कंट्रोल सिचुएशन में बच्चे को रखेंगे। और बच्चे के बिहेवियर को जैसे हमने ऑब्जर्व किया तो हम बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन में रखा, या फिर कहते हैं हम बच्चे को अवलोकन किया, उसके व्यवहार को देखा, तो हम जानते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर यह बच्चा क्या बनेगा। जैसे अपने क्लास में कई बार देखा कि बच्चा टीचिंग में काफी अच्छा है, काफी अच्छे से वो पढ़ाई करता है, दिमाग काफी अच्छा है, इंटेलिजेंस है, और अक्सर वह खेल कूद में क्या करता है, जब भी वो खेलता है तो वह टीचर और स्टूडेंट का खेल खेलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर तो टीचर बनेगा, क्योंकि इसकी रुचि इसमें है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने आगे आने वाले उसके टाइम की, उसकी लाइफ की हमने प्रिडिक्शन कर दी कि बच्चा आगे चलकर टीचर बनेगा। तो यह होगी भविष्यवाणी। तो साइकोलॉजी में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एस्पेक्ट। अब हम हेडिंग डालते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के
दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो होता है थियोरेटिकल और एक होता है अप्लाइड। कौन कौन से होते हैं गाइस? हम यहां पे हेडिंग डाल देते हैं। फर्स्ट होता है हमारा थियोरेटिकल, और इसको हिंदी में हम कह देंगे सैद्धांतिक, और सेकंड होता है अप्लाइड। अप्लाइड एस्पेक्ट होता है। तो देखिए ये दो हमारे एस्पेक्ट होते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्या होगा? थ्योरेटिकल में होगा किसी भी चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट करना, कंसर्न्स इटसेल्फ मेनली विद द डेवलपिंग ऑफ आइडियाज। थियोरेटिकल जो भी थ्योरी बनती है, हमारी नई थ्योरी बनती है या फिर पहले से बनी हुई है, उसको जांच करने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो होती हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। कैसे? अब कोई नया एक्सपेरिमेंट हमने करना है, नई चीज हमें करनी है, तो एक्सपेरिमेंट वो हो जाएगा सीधा किसके अंदर? कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन में। अगर हम किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च यानी कि सर्च पहले से हो चुके हैं, उसके बारे में हम दोबारा से कुछ ना कुछ खोजने जा रहे हैं, तो यह भी आएगी रिसर्च हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन में। रिसर्च एंड स्टडी, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करते हैं वो भी। तो इन स्टडीज से, इन एक्सपेरिमेंट से, नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या पहले से हो चुका है उसके बारे में दोबारा से खोज रहे हैं, तो इनसे क्या होता है? एक आइडिया बनता है, एक नया आइडिया बन के सामने आता है, एक नया कॉन्सेप्ट बनता है, एक नई थ्योरी बनती है, नए प्रिंसिपल बनते हैं। तो जहां पर आइडियाज, थ्योरी और प्रिंसिपल, तो जहां पर न्यू आइडियाज, न्यू थ्योरी, न्यू प्रिंसिपल बनते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे सैद्धांतिक एस्पेक्ट में, यानी कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ है। अब अप्लाइड में क्या होगा? अप्लाइड में जितनी भी हमने थ्योरी बनाई है, जितने भी हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे कॉन्सेप्ट हैं, टेक्निक्स हैं, उन सभी को अप्लाई करना, अपनी लाइफ में यूज करना उनको, वो होता है हमारा अप्लाइड एस्पेक्ट। यानी कि जो भी पहले थ्योरी बन गई है, जैसे हम कह सकते हैं कौन सी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट, इन सभी को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, ये होता है अप्लाइड एस्पेक्ट। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक पार्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी का। अप्लाइड पार्ट का, एस्पेक्ट का ही एजुकेशन में एक अप्लाइड एरिया है साइकोलॉजी का। क्योंकि हम देखे जितने हमने कॉन्सेप्ट, जैसे हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी, हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी, तो ये सब थ्योरी हमने पढ़ी और इनकी चीजों को, इनसे जो चीजें अच्छी निकल के आई उनको हमने अपनी एजुकेशन में अप्लाई कर लिया। अब कहेंगे कैसे अप्लाई कर लिया? अब देखिए थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर का इन्होंने थ्योरी दी है कि बार बार हम अभ्यास करेंगे तो चीज हमें पक्की हो जाती है। तो इसलिए टीचर क्या करता है, बच्चे को अगर उसने कोई मिस्टेक की है तो बच्चे को 10 बार 15 बार लिखने के लिए उसको दे देता है। और आपने देखा होगा कि टेबल या पहाड़े जिसे हम कहते हैं, वो बार बार हमें दोहराए जाते हैं। हमें टीचर कहती है बोलो बोलो, तो बार बार दोहराया जाता, बार बार लिखवाए जाते हैं हमसे 10-10 12 बार। तो वो हमें लिखने से, बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से वो पक्के हो जाते हैं। तो ऐसे ही देखिए थ्योरी क्या थी थॉर्नडाइक की, अप्लाई कहाँ पे होगी? हमारी एजुकेशन में अप्लाई होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी थ्योरी, जितने प्रिंसिपल या एस्पेक्ट बने हैं हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन से, एस्पेक्ट से, उन सभी को अप्लाई करना अपनी लाइफ में, वह होता है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो अब हमने पढ़ा था कि इसके मेजर एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं, 2 एस्पेक्ट हमने पढ़े। तो अब हम आगे पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ये जनरल हमारे वे स्कूल नहीं होते जिनमें हम जाते हैं, टीचिंग करते हैं, टीचर हमें होमवर्क भी देता है और हम काम करके लाते हैं, फिर उसको चेक करवाते हैं नेक्स्ट डे। तो ये वैसे स्कूल नहीं है। स्कूल से अभिप्राय होता है संप्रदाय, इसको हम संप्रदाय भी कह सकते हैं। संप्रदाय या स्कूल साइकोलॉजी में वो होते हैं जहां पर ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट किसी एक विचारधारा को समर्थन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान है, तो जिसने कहा कि आत्मा का अध्ययन है या आत्मा का विज्ञान है, तो ये 2-4 साइकोलॉजिस्ट इस चीज को समर्थन करते हैं, इस चीज को मानते हैं, उनको एक स्कूल का नाम दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया और उन्हें कह दिया गया कि ये इस स्कूल से रिलेटेड है।
तो ऐसे ही हम देखेंगे कि कौन कौन से स्कूल साइकोलॉजी में होते हैं और क्या क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 स्कूल कौन सा है, स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म यह वह स्कूल है जिसके जनक हैं विलियम वुंड। कौन है इनके जनक, किसे कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है हमारा, विलियम वुंड। अब विलियम वुंड आपको याद हो गया होगा कि ये कौन है, ये फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के भी फादर हैं ये। और यह जो हमारा स्कूल आया था, ये आया था अराउंड 1879 के। कब? जब इन्होंने पहली साइकोलॉजी की लैब इस्टेब्लिश की थी। तो अब तक ये आपको याद हो गया होगा। तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया एक कॉन्शियसनेस, इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी और जो इस स्कूल का समर्थन करते हैं वह कहते थे कि कॉन्शियसनेस, एक्सपीरियंस और सेंसेशन, इस तरह की चीजों पर ये फोकस करते थे। और ये कहते हैं कि साइकोलॉजी में चेतना का अध्ययन ही सब कुछ होता है, चेतना को अध्ययन करके ही हम साइकोलॉजी को और अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं। और इन्होंने कहा कि कॉन्शियसनेस के ऊपर इनको टेस्ट करने के लिए, कॉन्शियसनेस को, तो इन्होंने एक मेथड भी दिया। कौन सा मेथड दिया इन्होंने वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया। इन्होंने कहा कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर इन्होंने फोकस किया। और सेंसेशन के ऊपर इनके काफी, सेंसेशन के ऊपर इनके एक्सपेरिमेंट भी हुए थे काफी। और इनको टेस्ट करने के लिए, सेंसेशन को या कॉन्शियस एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए इन्होंने एक मेथड का उपयोग किया। तो वह मेथड कौन सा था? वह मेथड था इंट्रोस्पेक्शन। क्या मेथड था यह? इंट्रोस्पेक्शन। जिसमें क्या होता है इंट्रोस्पेक्शन? इसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्दर्शन विधि। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एक इंसान अपने एक्सपीरियंस, अपनी मेंटल एक्टिविटी के बारे में बताता है कि कैसे कैसे उसने फील किया, कैसा उसने अनुभव किया और क्या क्या उसके दिमाग के अंदर चल रहा है। तो यह सब होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड में। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इन्होंने तो कह दिया कि कॉन्शियसनेस ही सब कुछ होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इन्होंने कहा कि साइकोलॉजी तो होती है चेतना का अध्ययन, तो उसी के लिए इन्होंने कहा कि कॉन्शियस ही होता है सब कुछ। कॉन्शियस एक्सपीरियंस, सेंसेशन के बारे में इन्होंने कहा, फोकस ये करते हैं। और इसके लिए इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दे दिया, जिससे ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस को और मेंटल एक्टिविटी के बारे में बताकर इंसान जो जो बताता है उसको सब सच मान लिया इन्होंने। अब आप बताइए, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि ये कहते हैं कि एक इंसान आपके बारे में बता देगा कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्या उसने एक्सपीरियंस किया। तो यह सब चीजें क्या दूसरा इंसान वेरीफाई कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो आप बता देंगे, क्या दूसरा इंसान उसको मान लेगा कि हाँ सच में इसके दिमाग में ये चल रहा है? क्यों? क्योंकि वो तो आपके अंदर दिमाग में जाके नहीं देख सकता ना कि आपने जो कहा है वो सही कहा है। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आपके बहुत गुस्सा आया हुआ है और दिमाग में बहुत सारी गालियां गुलियां आपके दिमाग में चल रही हैं कि सामने वाले को तो आपका बस चले तो सामने वाले को आंखों से ही आप भस्म कर दो। लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि यह तो मॉरल बिहेवियर में नहीं होता। आपकी इमेज खराब हो सकती है अगर आपने ऐसा कुछ उसको कह दिया तो आप क्या बताएंगे? आपसे पूछा जाए उस टाइम पे कि आप कैसा फील कर रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं, मैं ये वो, मतलब आप ऊपरी तौर पे भी बता सकते हो। यानी कि जो कुछ भी आपने बताया है अपने बारे में, अपनी मेंटल एक्टिविटी के बारे में कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वह दूसरा इंसान वेरीफाई नहीं कर सकता। इसलिए इस मेथड की और इस स्ट्रक्चरलिज्म की काफी क्रिटिसिज्म या काफी हम कह सकते हैं आलोचना हुई थी और इसे सही नहीं माना गया था। कैसे इनकी आलोचना हुई? कि इसको नॉट वेरीफाइड, कि हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, नॉट वेरीफाइड बाय आउटसाइड ऑब्जर्वर्स। क्योंकि जो इंसान बाहर वाले हैं, अब मेरे सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, वो बताएगा तो कितना सही बताएगा कितना गलत बताएगा इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते। तो इसलिए इसको सही नहीं माना गया। उसके बाद में देखिए दूसरा जो आया था स्कूल वह था फंक्शनलिज्म। क्या था? फंक्शनल
स्ट्रक्चरलिज्म। और यह कब आया था? यह आया था अराउंड 1895 में, और इनके फादर कहा जाता है, तो इसके जनक या फिर हम फादर कह सकते हैं, कौन है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को इसका फादर कहा जाता है। और इनके साथ साथ में कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी रहे हैं जो कि इनके अंदर, इस स्कूल के अंदर इनका काफी योगदान रहा है स्कूल को आगे बढ़ाने में। तो वह कौन है? एक है जॉन डीवी। जॉन डीवी का भी इस स्कूल में काफी योगदान रहा है। अब इनकी अप्रोच क्या थी? ये क्या करते थे अपने स्कूल में, अपने इनका क्या मानना था? ये कहते थे, इनकी अप्रोच थी, हम यहां पर लिख लेते हैं अप्रोच। ये कहते थे स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ये कहते थे कि ह्यूमन माइंड की स्टडी पर इन्होंने फोकस किया था, ह्यूमन माइंड पर। ये कहते थे कि कैसे इंसान का दिमाग होता है, कैसे एक इंसान का दिमाग काम करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर पर फोकस किया था। क्या कहा था इन्होंने? कैसे काम करेगा ह्यूमन माइंड, कैसे काम करता है, और माइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, माइंड स्ट्रक्चर पर भी इन्होंने फोकस किया था। और जो मेंटल प्रोसेस होते हैं, जो एक एनवायरनमेंट, अपने बाहर वाले एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, और इस इंटरेक्शन का हमारी मेंटल एक्टिविटी या मेंटल प्रोसेस जो हमारा इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट से, उसका बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी इनका मेन टॉपिक रहा था सर्च का या फिर सोचने का। जब इनकी विचारधारा थी वो यही थी कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फोकस किया इन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि मेंटल प्रोसेस या फिर एक्टिविटी इंटरेक्ट करती हैं, इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करके बिहेवियर पर इसका, इस इंस्ट्रक्शन का, ये जो आपस में अंतःक्रिया हो रही है माइंड की और एनवायरमेंट की, इसका व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज की ये लोग स्टडी करते थे। और इसके लिए इन्होंने वही मेथड अपनाया जो अपनाया था पहले वाले स्कूल ने। कौन सा? इंट्रोस्पेक्शन। इन्होंने भी इसी मेथड को अपनाया कि आप कैसा फील कर रहे हो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो देखिए, जैसा कि पहले वाले में बताया गया था कि इसका कोई हम पर्टिकुलर एविडेंस या इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते औरों के द्वारा। हमने जो बताया है उसको हम ही ठीक करार कर सकते हैं, कोई दूसरा इंसान उसको सही नहीं बता सकता। दूसरे के अकॉर्डिंग यह चीज गलत भी हो सकती है जो आपके अकॉर्डिंग सही हो। तो अब देखते हैं हम थर्ड जो हमारा स्कूल आया था वह आया था बिहेवियरिज्म। अब बिहेवियरिज्म जैसे ही आया तो साइकोलॉजी में काफी अच्छा डेवलपमेंट का जो स्कोप था वो खुल गए, काफी अच्छे से इसमें विकास होने लगा। और क्या क्या चेंजेस आए बिहेवियरिज्म के बाद में, तो देखिए हम जानते हैं कौन कौन से चेंजेस आए। तो यह चेंजेस आने लगे थे 1912 में, और इसके फादर कहा जाता है जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है। अब जेबी वॉटसन यानी कि जॉन बी वॉटसन को बिहेवियरिज्म के फादर कहा जाता है। और इसके अंदर जो मेन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका काफी अच्छा योगदान रहा है, तो वह कौन कौन से हुए हैं, तो देखिए इनके नाम हम जानते हैं। इनमें थे स्किनर, पेवलोव, हल, थॉर्नडाइक। अब देखिए जितने भी इसमें नाम आए हैं, और इनके अलावा एक दो और थे, तो जितने भी देखिए इनमें नाम आए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका योगदान बहुत ज्यादा रहा है साइकोलॉजी में। और इनकी थ्योरीज को हम आज भी यूज करते हैं एजुकेशन में, हमारी साइकोलॉजी में। स्किनर, पेवलोव, हल और थॉर्नडाइक, ये काफी देखिए कितने मेजर, कितने अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बिहेवियरिज्म में काफी तहलका मचा दिया एक तरह से, और अच्छे से विकसित होने लगा था। अब साइकोलॉजी की पहचान बनने लगी थी। और बिहेवियरिज्म का क्या कहना था, इनकी अप्रोच थी, हम यहां पर लिख लेते हैं अप्रोच। अप्रोच क्या थी? बिहेवियर के बारे में, कि बिहेवियर को देखिए, बिहेवियर को स्टडी करना,
ह्यूमन के बिहेवियर को कि क्या बिहेवियर होता है, व्हाट इज बिहेवियर। अब बिहेवियर क्या होता है, कैसे इंसान बिहेवियर करता है, उसको बिहेवियर को हम कैसे मेजरमेंट करें, कैसे मापें, देखकर, ऑब्जर्व करके। तो ये क्या कहते थे कि व्हाट इज बिहेवियर, साइकोलॉजी का मीनिंग होना चाहिए कि साइकोलॉजी बिहेवियर का अध्ययन है या फिर व्यवहार का अध्ययन करती है। और इन्होंने कहा स्टडी ऑफ बिहेवियर, जैसा कि इन्होंने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दे दी, स्टडी ऑफ बिहेवियर होता है साइकोलॉजी का मीनिंग। और ये कहते थे कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, जैसे कि पेवलोव ने किया था कुत्ते के ऊपर, स्किनर ने चूहे के ऊपर किया था, थॉर्नडाइक ने अपने बिल्ली के ऊपर किया था, और वॉटसन ने तो अपने ही बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिनका नाम था लिटिल एल्बर्ट ने। तो लिटिल एल्बर्ट के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आता है कि जो जेबी वॉटसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उस बच्चे का क्या नाम है, तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, तो उसका आंसर होगा लिटिल एल्बर्ट। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे अच्छे साइकोलॉजी में आए और चेंजेस क्या गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि बिहेवियर की स्टडी होती है साइकोलॉजी में, और क्या बिहेवियर होता है, कैसे उसको अब कहते टेस्ट किया कैसे किया जाए। बिहेवियर को हम देख भी सकते हैं, बिहेवियर को हम नोटिस कर कर ऑब्जर्व कर कर बता सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले में क्या क्या चेंजेस आए हैं, वह घबरा रहा है, वह खुशी में है, दुख में है, या कुछ और चेंजेस है। इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर को नोटिस करके। तो इन्होंने जेबी वॉटसन ने तो ये भी कहा था कि मुझे दर्जन हेल्थी बच्चे दे दो, मैं उनको ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करूंगा जिससे मैं उनको टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, यहां तक कि चोर भी बना सकता हूं। तो इनकी यह स्टेटमेंट काफी प्रसिद्ध हुई, और इनकी स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि ये कहते हैं कि एक बच्चे को एनवायरनमेंट जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा एनवायरनमेंट दे दो, बच्चा वैसा बन जाएगा। तो इनका क्या मेन था कि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ बच्चे का बिहेवियर ही सब कुछ होता है। क्या कहा इन्होंने, बिहेवियर ही सब कुछ होता है। और उस बिहेवियर को मापने के लिए इन्होंने जो मेथड अपनाया था वह था, हम मेथड लिख सकते हैं यहाँ पर, मेथड था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इमिटेशन के थ्रू ये कहते थे किसी भी बिहेवियर को, किसी भी चीज को, नई चीज को सीखा जा सकता है, और उसी बिहेवियर को देख के हम बता सकते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होगा। इस तरह से ये थर्ड जो हमारा स्कूल आया था बिहेवियरिज्म, ये सब इनकी मेन पॉइंट था। व्हाट इज बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर इनका मेन एम हुआ करता था। और ये किसके द्वारा करते थे, ये इनका मेथड था ऑब्जर्वेशन। जेबी वॉटसन, जॉन वॉटसन भी लिखा आ सकता है कई जगह पे आपको। तो अब हम चलते हैं फोर्थ हमारा जो स्कूल है उसके ऊपर। फिर फोर्थ स्कूल आया गेस्टोल्टवाद भी हम कह सकते हैं, या गेस्टोल्टिज्म भी कह सकते हैं हम। तो यह स्कूल है गेस्टोल्टवादी। ये क्या कहते थे, इसके पहले हम फादर जान लेते, इसके फादर कौन थे। तो यह स्कूल आया था 1920 के अराउंड, और इसके फादर माना जाता है मैक्स वर्दीमर, ये हैं इनके फादर। और इनके अलावा दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका योगदान काफी रहा है गेस्टोल्टवाद में। तो वह कौन है, वह है कोफका एंड थर्ड है कोहलर, कोफका एंड कोहलर। तो देखते हैं इन्होंने क्या किया था अपने स्कूल में। गेस्टोल्टवाद के फादर कौन है, मैक्स वर्दीपर, और दो अन्य जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं इसमें कोफका एंड कोहलर। तो कोहलर को आप सभी जानते हैं कि उन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, इनसाइट थ्योरी इन्होंने बनाई थी। तो जो गेस्टोल्टवाद है इनका क्या मानना था, ये फोकस करते थे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर, कि इंसान ने जो परसेप्शन की है, जो महसूस किया है, जो परसीव किया है, वही सब कुछ होता है। और इसके लिए एक फेमस जो हमारा एग्जाम्पल है हाथी का, कि कुछ इंसानों को, कुछ व्यक्तियों को आंखों पे पट्टी बांध के हाथी को टच करवाया गया। तो जिसने भी जहां पे भी टच किया था उसने कहा, किसी ने कहा कि यह तो महान विशाल पहाड़ के जैसा है, तो किसी ने उसके हाथी की सूंड को पकड़ा तो बोला ये तो एक मोटा पाइप है, तो किसी ने पूंछ को पकड़ा, किसी ने पैरों को हाथ लगाया। तो इस तरह से जहां जहां जैसे जैसे इंसानों ने टच किया था वैसे वैसे उन्होंने अपनी टिप्पणी दी कि यह तो वह चीज है। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो इंसान ने परसीव कर लिया, जो भी उसने परसेप्शनल उसका एक्सपीरियंस है, वही सब कुछ होता है।
यह कहा था गेस्टोल्टवर्थ ने। फिर वे कहते हैं एज ए होल ये कहते हैं कि एज ए होल हमें जो भी परसीव हम करते हैं वो एज ए होल करते हैं, हम किसी भी चीज को टुकड़ों में परसीव नहीं करते। अब हमारे सामने कोई पेंटिंग है या फिर कोई बिल्डिंग है तो हम उसे एज ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के रूप में देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें इतने रूम हैं, इतने फ्लोर हैं, तो इस तरह से हम नहीं देखेंगे बिल्डिंग को, हम एज ए बिल्डिंग ही देखेंगे। अब हम किसी एक इंसान को देखते हैं तो हम एक पर्सन के रूप में उसको देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसकी नाक कैसे है, उसकी आंखें कैसी है, उसका लिप्स कैसे हैं, उसके कान कैसे, तो हम इस तरह से नहीं देख सकते। हम इंसान को एक एज ए होल में देखते हैं। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है वो एज ए होल देते हैं, हम टुकड़ों में रिसीव नहीं करते, हम एज ए होल रिसीव करते हैं। तो इसके लिए इनकी जो थ्योरी थी वह थी इनसाइट थ्योरी, इनकी मेन थ्योरी थी, या इनसाइट थ्योरी जो इनका मेथड था, इनसाइट वह इनका मेथड क्या था, इनसाइट यानी कि अंतर्दर्शन इनकी विधि थी। इसके बाद ही हम चलते हैं हमारे नंबर 5th स्कूल के ऊपर। तो 5th स्कूल क्या है? 5th स्कूल है साइको एनालिसिस, और यह आया था लगभग 1900 यानी कि 1900 के आसपास आया था। और इसके फादर किसे कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा भी था। इसके फादर कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड को। सिगमंड फ्रॉइड को इनके फादर कहा जाता है। इनका क्या कहना था, इनकी जो अप्रोच थी वह देखते हैं हम। अप्रोच थी इनकी अनकॉन्शियस। ये कहते थे कि अनकॉन्शियस के माइंड के ऊपर इनका ज्यादा फोकस रहा है। अनकॉन्शियस माइंड की इन्होंने ज्यादा फोकस किया है, इसके ऊपर रिसर्च की है, या फिर जितना भी इन्होंने पढ़ा है, जितना भी इनका फोकस रहा है, मेन सारा जोर इन्होंने दिया था अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर। ये कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ होता है। अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस इंसान के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाइए, आप उस इंसान के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। अब अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड में होता है हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारे मोटिव्स, सब कुछ जो होता है, प्लेजर, ग्रेटिफिकेशन, सीकिंग, सब कुछ होता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में। और इसीलिए इन्होंने कहा कि अनकॉन्शियस माइंड की इन्होंने स्टडी की और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी इनका ज्यादा फोकस रहा है। अब फ्रॉइड के साथ साथ में और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं यहां पर? ये हैं एना फ्रॉइड, कार्ल जुंग और एरिक एरिक्सन। यह थे इनके साइको एनालिसिस में जो अन्य साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो। लेकिन जब फादर की बात आती है कि फादर कौन है, तो फादर है सिगमंड फ्रॉइड। और अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर इन्होंने फोकस किया है कि अनकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ होता है। किसी इंसान के बारे में अगर आपको जानना है तो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जान जाइए, आप उस इंसान के आगे पीछे का सब कुछ जान जाएंगे। और इसके लिए इन्होंने मेथड क्या बताए थे अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी के लिए? उन्होंने मेथड अपनाए थे ड्रीमिंग एंड एसोसिएशन में फ्री एसोसिएशन। तो इस तरह से इन्होंने 2 मेथड बताए, ड्रीमिंग और फ्री एसोसिएशन। और इसके द्वारा ये कहते हैं कि हम अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं, जिससे के बारे में हम पता चल सकता है कि एक इंसान के मोटिव्स क्या है, एक इंसान की डिजायर जो फुलफिल नहीं हुई है वो क्या है। तो इस तरह से साइको एनालिसिस के बारे में बताया। और साइको एनालिसिस के फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड। फिर हम देखते हैं नंबर 6 पे क्या आता है। 6 पे आता है ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावादी। अब यह जो स्कूल आया था, यह स्कूल, इसके फादर कहा जाता है, 2 व्यक्तियों को फादर कहा जाता है। तो वे 2 व्यक्ति हैं एब्राहम मैस्लो। और मैस्लो को आप सभी जानते ही हैं, इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दिया है। फिर आता है कार्ल रोजर। इन 2 को माना जाता है मानवतावादी थॉट का या संप्रदाय का फादर माना जाता है। अब इनका क्या रोल था? इन्होंने कहा था कि एक इंसान कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी कमियों के साथ में पैदा नहीं होता। एक इंसान जब पैदा होता है तो फुल्ली होली होता है, पवित्र होता है और पूरा वह पॉजिटिव होता है। तो ये एक इंसान को पूरा पॉजिटिव व्यू से देखते हैं और पूरा
वे कहते हैं कि एक इंसान को पूरा अधिकार है अपने पोटेंशियल को ग्रो करने का, खुद को पहचानने का और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के तक पहुंचने का एक इंसान को पूरा अधिकार होता है। तो इन्होंने क्या कहा, एक इंसान को पॉजिटिव माना है, बिल्कुल पॉजिटिव माना है, नेगेटिव नहीं माना है। इन्होंने कहा कि इंसान को पूरा अधिकार है खुद को ग्रोथ करने का। फिर ये कहते हैं जो हमारे अब्राहम मास्लो हैं और रोजर हैं, इनका जो था मेन जो पॉइंट था सेल्फ के बारे में स्टडी करना चाहते थे। और इनका जो हायरार्की मॉडल है आपने देखा है, तो लास्ट जो इनकी स्टेज थी वह क्या थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया है। तो इसके लिए क्या कहते थे कि ये इंसान फ्री विल होना चाहिए, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर फोकस किया, रिवॉर्ड के ऊपर, सेल्फ रिवॉर्ड के ऊपर फोकस किया, सेल्फ रेगुलेट के ऊपर फोकस किया। तो ये सब चीजें आती हैं कि इंसान को, ह्यूमन को क्या मानते थे, ये पॉजिटिव व्यू, पॉजिटिव चीज मानते थे। और कभी ये कहते थे कि इंसान कभी भी नेगेटिविटी के साथ में जन्म नहीं लेता, एक पॉजिटिव होता है। और फिर नंबर 7 पे आता है हमारा, कौन सा स्कूल कॉग्निटिव। यह बहुत ही फेमस भी है और लेटेस्ट यानी कि नया स्कूल है। और इनके फादर कहा जाता है एडवर्ड टोलमैन को। किसे कहा जाता है, एडवर्ड टोलमैन को। और साथ साथ में जीन पियाजे को भी कॉग्निटिव, जो इनकी इन्होंने थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दे रखी है इन्होंने, तो जीन पियाजे को भी मेन रोल रहा है इसका कॉग्निटिव में। और इनका फोकस क्या था, इनका फोकस था किसके ऊपर स्टडी करना, मेंटल प्रोसेस, हाउ पीपल थिंक एंड परसीव, रिमेंबर, लर्न। तो इस तरह से देखिए इनका जो मेन फोकस रहा था कॉग्निटिव वाले स्कूल में मेन फादर इनके क्या है, हमारे टोलमैन साहब। और जीन पियाजे का भी काफी योगदान रहा है कॉग्निटिव स्कूल में। तो इनका फोकस क्या था, मेंटल प्रोसेस को पहचानना कि कैसे कैसे मेंटल एक्टिविटी होती हैं, कैसे एक इंसान सोचता है, कैसे वह चीजों को परसीव करता है और कैसे हम चीजों को याद रख पाते हैं, कैसे हम चीजों को सीखते हैं। यह सभी जानने के लिए इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट भी किए। जीन पियाजे ने अपने ही 4 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और 4 स्टेज दे दी। और टोलमैन ने कहा था कि हम एक ही बारे में सीख सकते हैं, एक ही बारे में हम भूल सकते हैं, यानी कि 1 ट्रायल एंड 1 ट्रायल के बारे में उन्होंने कहा कि सिंगल ट्रायल से हम सीख जाते हैं। तो यह सभी देखिए कि इन्होंने जितने भी हमने अभी भी नाम देखे हैं साइकोलॉजिस्ट के, जहां जहां पे अभी आए हैं स्कूल में, इन सब के बारे में थ्योरी डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। लर्निंग थ्योरी के भी, डेवलपमेंट थ्योरी का भी, कॉग्निटिव थ्योरी का भी, सभी की लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट। आप वहां जाके डिटेल से इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये थे हमारे एडवर्ड टोलमैन और इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को एक ब्रांच बनाने में काफी हेल्प की है। अलग से आज साइकोलॉजी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो ये तो थे हमारे स्कूल साइकोलॉजी के। डिटेल में पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आप कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अपने कमेंट में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या टॉपिक होगा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस चैनल पर, इसका नाम है हेल्प योरसेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।